Washington Night Show with Asim Siddiqui. 2018 में भी हुआ यही था जो 2024 में हुआ है। अगर ये कहा जाए किसी ना किसी जिस तरीके से इन्होंने लोग हायर किए थे, जिस तरीके से उन पे पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया पूरी थीम बनाते थे, मैं तो समझता हूँ जिस जो मोदी स्टाइल सोशल मीडिया मोदी से अच्छा ये चलाते थे। अमेरिकन कांग्रेस और गवर्नमेंट को इस मसले पे सोचना चाहिए कि उन्होंने ये क्या किया। असल में किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के मामलात में इस किस्म की इंटरफेरेंस मैं समझता हूँ बड़ी फजूल सी। फौजिया कसूरी का तो मामला ऐसा था कि उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी हैं इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। ये इलेक्ट्रिक पानी के मसाइल का सबसे बड़ा पानी की सप्लाई पे जो सबसे बड़ा मसला है वो के इलेक्ट्रिक। ये कराची की तबाही की जिम्मेदार अगर के इलेक्ट्रिक भी है तो उतनी ही जिम्मेदार वहां की हुकूमत भी है। सारा पैसा लाहौर में लगा दिया। सेम कैफियत यही है। यहाँ पे तो सारा पैसा कहीं पे भी नहीं लगता है कि वो आता है सीएम हाउस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे साहब से करा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की असेंबली के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और उसके बाद जो है कहीं वो उनकी बातें पीटीआई वालों को बुरी लगी और कहीं जो है वो दूसरी जमातों को उनकी बातें बड़ी सही लगी। तो आज हमने कहा कि उनको बुलाकर उनसे खुद पूछा जाए कि वो खुद पीटीआई में रहे हैं और आज जो है वो उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। 2013 के इलेक्शन में जो है पहले पीटीआई के एमपीए बने। हम आपको वेलकम करते हैं सैयद हफीजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया जी। सही साहब, आपने सबसे पहले हम वो तकरीर के बारे में बात करते हैं कि जो आपने असेंबली में की और आपको बजट पे तकरीर करने आए थे, लेकिन आपने बहुत सारे सवालों के जवाबात दिए जो कि पीटीआई के लोगों ने शायद उसी वक्त आपसे पूछे थे और आप कह रहे थे कि अगर मुझे जो कुछ पता है वो किसी को नहीं पता। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप क्या वजह थी कि आप पीटीआई से निकले। मैं चाहूँगा कि नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई को शायद उतना नहीं समझते जितना पाकिस्तान के अंदर बैठने वाले वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पीटीआई को जो है वो पूरा फाउंडेशन थे और बड़े मजबूत बनाया, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ से उनको निकलने पर मजबूर कर दिया गया और ऐसे एक नहीं दर्जन से ज़्यादा कारकुनान हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं असेंबली की सूरत हाल आपको जरा सी बयान कर दूं। हुआ ये था कि पीटीआई के हमारे जो साथी दोस्त थे अपोजिशन के, वो मुस्तकिल ऐसी तकरीरें कर रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे जिससे ऐसा महसूस होता था कि जैसे दूसरी साइड जो हुकूमती साइड है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो बार बार कहते थे कि फॉर्म 47 के लोग हैं, फॉर्म 45 नहीं है इनके पास, और इस किस्म की गुफ्तगू जारी थी जिसका लब्बे लुबाब ये था कि वो ये जाहिर करना चाहते थे कि ये सूरत हाल जो पाकिस्तान में हुई है ये अनयूजुअल सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अहम बात तो यह है कि अगर पीटीआई ये कहती है पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस पे कोई ना कोई सकील किस्म का एतराज हर बार होता रहा है और उस एतराज की रूह से पॉलिटिक्स आगे बढ़ती रही है। 2018 में भी हुआ यही था जो 2024 में हुआ है। अगर ये कहा जाए किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास दरअसल हमारी जो पॉलिटिक्स है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है। अब उस किरदार के ऊपर लोगों को एतराज जरूर है, लेकिन उसी रास्ते से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चलकर इख्तिदार में आई हैं। वही एक रास्ता है जिसमें उनकी असेंट लेना जरूरी होती है। मतलब उनकी अगर आशीर्वाद हासिल हो तो मामला आगे चलता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। मैंने तो एक ही बात कही कि अगर हम फॉर्म 47 से आए तो भाई तुम भी तो 100 के करीब लोग आके बैठे हुए हो पार्लियामेंट के अंदर और तुम इस बात को तस्लीम ही नहीं करते। तुम भी फॉर्म 47 से आए, हम भी फॉर्म 47 से आए। ये एक परफॉर्मा है जिसके जरिए से 45 की बुनियाद पे 47
अब इसको मैं जरा सा, अगर आप चाहें तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूं फॉर्म 45 और 47 है क्या। जी 45 ऐसा होता है कि फॉर्म 45 जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर देता है इलेक्शन पोलिंग स्टेशन। वो पोलिंग स्टेशन का फॉर्म आरओ के पास आता है। आरओ उसको एक प्रोसेस के जरिए सॉफ्टवेयर के अंदर डालता है और वो डालता चला जाता है और हल्के हल्के रिजल्ट आना शुरू होते हैं। उसमें ना आरओ का कोई बहुत लंबा चौड़ा किरदार है, ना एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डाले जाते हैं फॉर्म 45 और उससे फिर फॉर्म 47 बन जाता है। जब पूरा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो सॉफ्टवेयर जो है फॉर्म 47 दे देता है। ये है प्रोसेस। अब इसको इन्होंने सोशल मीडिया पे एक तमाशा बनाया हुआ है। कुछ जगहों पे हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम बड़े साफ शफाफ हैं, नहीं कुछ देखिए, जगहों पे हो सकता सैयद है। साहब कतक कलामी की माफी चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान का कोई भी इलेक्शन, जब हम भी पाकिस्तान में थे तो हमें साफ सुथरा नहीं मिला, बल्कि दुनिया में हमने देखा, इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। बांग्लादेश में अभी आप देख लें, श्रीलंका में देख लें और बहुत सारी जगहों पर देख लें। लेकिन हम हमार 2018 की अगर हम बात करते हैं तो मैं तो यही कहता हूं कि हमें भी नहीं पता कि था कि 2018 के इलेक्शन इस तरह होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप इतने अरसे पीटीआई में रहे, आपने देखा कि, और आपकी जो बात थी मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल, बाजवा साहब जो थे वो आपका पीटीआई पे पर शफकत का हाथ रखे हुए थे, और बहुत सारे जनरल ऐसे थे जो लगता था, नजर आता था। लेकिन जब मुल्क के अंदर जो हालात हुए तो उसको जिस तरीके से नई हुकूमत ने लिया, और आज पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि अगर शायद वही हुकूमत जिस तरह चल रही होती तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या असर होता। लेकिन आप अगर एक सिस्टम में बैठे हुए हैं तो आप सिस्टम के अंदर बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते। लेकिन अगर आप सिंपल यही कहेंगे कि आर्मी चीफ को गालियां देंगे, और हर जगह पर जो है इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जितनी तजलील इस पाकिस्तानी इदारे की है, इसकी मिसाल मेरा ख्याल है पाकिस्तान के 75 सालों में नहीं मिलती। लेकिन वो अभी भी ये चाहते हैं कि ये नुकसान करने के बाद भी हम इस सिस्टम के साथ लगे रहें। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर ऐसा ये क्या करते हैं कि अच्छे लोग निकल जाते हैं पीटीआई से। और आपने असेंबली में बैठ के चंद लोगों की मिसाल दी, उसमें हम फौजिया कसूरी को भी लेते हैं कि उनको पीटीआई मदर ऑफ पीटीआई कहा जाता था वाशिंगटन में, और अमेरिका के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने जमा किए शौकत खानम के लिए। फिर पीटीआई में उनसे जिस तरीके से, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अच्छे लोग पीटीआई के साथ क्यों नहीं ज्यादा देर तक चल सकते। देखिए, मैं आपको मिसाल देना शुरू करता हूँ। तस्नीम नूरानी साहब, मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल और डॉन में लिखते भी हैं, हमारे फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी और बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी। अब आप आ जाएं वजीउद्दीन साहब के पास, उसमें कोई कलाम ही नहीं है। हामिद खान जो पीछे हट गए, अभी भी हामिद खान को उन्होंने सेंटर बना दिया है। इसी तरीके से आप मतलब नजीब हारून को ले लें। फौजिया कसूरी का तो मामला ऐसा था कि उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी हैं इसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसी खवातीन है ही नहीं जिनकी पाकिस्तान को सही मानों में जरूरत है। पाकिस्तान की खवातीन के लिए वो एक मिसाल है एज ए पॉलिटिकल वर्कर। हमारी औरतों को तो हमने बड़ा मजबूत किया हुआ है ना, हम उनको सिस्टम में लेकर आना ही नहीं चाहते। वो ऐसी खातून थी, ऐसी खवातीन सिर्फ वो नहीं और इतनी ज्यादा हैं कि आप इसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रोपेगेंडे के जरिए सोशल मीडिया को भी ये जैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में मेरे पास तो बड़ी नॉलेज है। जिस तरीके से इन्होंने लोग हायर किए थे, जिस तरीके से उन पे पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया पूरी थीम बनाते थे। मैं तो समझता हूँ जो मोदी स्टाइल सोशल मीडिया, मोदी से अच्छा ये चलाते थे। लेकिन मैं ये कहता हूं इन तमाम चीजों को कैमोफ्लेज करने से तुम्हें क्या मिल गया? तुम किसी भी सूरत के अंदर इख्तिदार में आ गए, तुम्हें संभल के चलना चाहिए था। तुम्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक रखना चाहिए थे, मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए था। आपका स्टाइल ये था कि आप सोचें तो सही, प्राइम मिनिस्टर हाउस से
और बनी गाला के अंदर रोजाना हेलीकॉप्टर पे आते थे और इनके वज़रा बैठ के कहते थे पता नहीं उसके 8 रुपए मिनट खर्चा हो 50 रहा है। रुपए, मतलब 50 रुपए जी। हाँ, 50 रुपए पता नहीं, आप सोचे तो सही। और वहां पे कितने इंतजामात होते थे उसके, उसको छोड़ें। आप बनी गाला और उसके अतराफ के एरिया को देखें जो डेवलप किया गया, इनका घर डेवलप किया गया, उसकी सिक्योरिटी के मामलात किए गए, आप देखें तो सही उसको जाकर। मैं तो वहां अच्छा देखता रहा हूँ। अच्छा हफीज साहब ये बताएं कि आज आपकी मौजूदगी में मतलब मैं उसका फायदा उठाते हुए ये गुलजार साहब को 18 करोड़ पर नाजिल करने का क्या वाकया था? देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, वो जो हमारी, अब मैं इसके मैं क्या बोलूं, सुना तो आप तो हमने कोर यही है कमेटी के कि उस वक्त कोर कमेटी के गुलजार और मेंबर थे। सिजदे जो थे ना, वो पीरनी के तुफैल थे। और सिजदे और बोजदार जो है ना, पीरनी के तुफैल ही थे। वो बेचारे, मैं उसमें बोलना ज्यादा नहीं चाहता। उनकी खातून खाना है, उनका एहतराम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जिस नहज पे चल रहे थे, देखें उनकी लेकिन मैं सर जाती सर आप जिंदगी। कोर कमेटी के मेंबर थे उस वक्त, आपको थोड़ा सा तो अंदाजा होगा कि इनको लाने के लिए पीछे से अगर किसी का प्रेशर भी होगा, तो जैसे आपने एक का तो बता दिया, लेकिन क्या कोर कमेटी के लोगों ने नहीं कहा कि आप इस मतलब माजरत के साथ एक जाहिल गंवार आदमी को आपने बिल्कुल 12 करोड़ पर नाजिल कर दिया और उसके पीछे जो अरे होता रहा पंजाब में? लोग चीख चीख के मर गए। एक मैं बात बता रहा हूँ, इस मामले के अंदर चीख चीख के मर गए। आप इसका सोच ही नहीं सकते। वो जो मुफ्ती साहब है ना, वो भी घर के भेदी हैं, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, एक नहीं दो दो निकाह। उन्होंने उनसे आप तफसीलात सारी ले लें। मेरा उनसे भी खासा अच्छा ताल्लुक था और वो बड़े माकूल, वो भी शख्सियत रखते हैं और आलिम हैं और चीज़ों के बारे में उन्होंने सच बोला है। और मैं समझता हूँ सच की ताकत है, जो चीज़ें सही खुल के सामने आ रही हैं। अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कराची को आपने अपनी तकरीर में भी बताया कि कराची कितना इम्पोर्टेंट शहर है, लेकिन हर हर दौर में जो है ना कराची के साथ एक सुतीली माँ, अब तो वो सुतीला और सगा वो भी रिश्ते खत्म अच्छे ज़्यादा हो गए, लेकिन जिस तरीके से कराची को देखा जाता है, रखा जाता है और उधर ला के बाकायदा इमरान खान के ज़माने में लोग बसाए गए जो कि अफगानिस्तान से डायरेक्ट ट्रक में बैठकर वहाँ आते थे। फिर हमने देखा कि कराची के हवाले से पैकेजेस अनाउंस हुए, लेकिन एंड में हमें पता चला कि पीटीआई ने कराची के हवाले से एक कौड़ी का काम नहीं किया। क्या ये बात सही है? इसको एंडोर्स करते हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप सोचें कि अरबों के ऐलाना तो 110 अरब के हुए, 1100 अरब के हुए, ये एक रात कराची में नहीं रहते थे। बीइंग नहीं, प्राइम मिनिस्टर वो एक तो रात। पीरनी साहब, वो तो उनकी बेगम ने कहा था ना कि जिस दिन आप ठहरे उस दिन आपका आखिरी दिन होगा। हमने तो यही ने सुना है। समंदर के समंदर के करीब नहीं पास ठहरना। आपने नहीं ठहरना। समंदर के पास नहीं ठहरना। हालांकि खान साहब को मुझे मालूम है समंदर बड़ा अच्छा लगता था वो और वो दूसरे समंदर मुल्कों के का, करीब ही वो रह। दूसरे मुल्कों का हफीज साहब, पाकिस्तान नहीं का नहीं समंदर अच्छा नहीं नहीं नहीं, लगता था। यहाँ पे भी वो जब कराची के अंदर जब पहले आते थे तो उनकी रेसिडेंस का इंतजाम ऐसी ही जगह पे होता था, समंदर के अच्छा, करीब ही। एक खैर, फैक्ट्री थी। फिर आप हाँ तो एक घर के आदमी हैं, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको। उनके एक दोस्त की फैक्ट्री थी जो बिल्कुल समुद्र के कुरंगी क्रीक के करीब है। तो वहां पे वो फैक्ट्री थी समंदर के साथ, उसके अंदर रेस्ट हाउस वगैरह बना था, वहीं वहां पे भी ठहरते थे। वहां पे खासा अच्छा समझते थे वहां ठहरने को। अच्छा हफीज साहब, ये बातें तो खैर हम 10 घंटे भी खत्म नहीं होंगी क्योंकि इतना लंबा इतने ज्यादा किस्से हैं इस मामले में। हम आते हैं अब एक करंट सिचुएशन पे कि अमेरिका के अंदर जो है एक हम सुन रहे थे कि जनाब ये होने वाला है, एक रेजोल्यूशन आने वाला है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर 4 कौंसल खाने और एक एम्बेसी है, और उन्होंने भी अपना कोई ऐसा खातिर ख्वाह हमें नहीं लगा कि कुछ किया, कुछ काम किया, कुछ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को कोई पाकिस्तान का असल सूरत हाल बताई। लेकिन उसके बाद जो है रेजोल्यूशन आने के बाद दुनिया में खबरें बनी कि अमेरिका ने डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए कुछ
पाकिस्तान की सियासत में घुसने की कोशिश की है और कुछ तंबीह की है, लेकिन हमने देखा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी जो है फ़ौरन करारदाद लाई गई, और मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि ये फ़ैसला क्यों किया गया? क्या वाक़ई पाकिस्तान जो है अब अमेरिका से किसी भी किस्म का कोई डिक्टेशन लेने के मूड में नहीं है, या शट अप कॉल दे दी है कि जनाब आप हमारे मामलात में ना जाएँ? क्या कहेंगे? देखिए, हमने बड़ी मुअद्दबाना किस्म की शट अप कॉल दी है। बहुत ही मतलब हमने कोशिश की है कि उसके अंदर कोई ऐसी बात शामिल ना हो जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के अंदर खराबी का बायस बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिकन कांग्रेस और गवर्नमेंट को इस मसले पे सोचना चाहिए कि उन्होंने ये क्या किया। असल में किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के मामलात में इस किस्म की इंटरफेरेंस मैं समझता हूँ बड़ी फ़ुज़ूल सी। इसका बादिउन नज़र में कोई रिज़ल्ट नहीं आता, और इसका रिज़ल्ट तो यही आया कि जो तुमने किया वो हमने किया, बिल्कुल। वो हमने भी इस कर दिया। तो लेकिन इस नहज लेकिन पे इस हाफ़िज़ साहब, मैं मैं कह आपसे रहा हूँ इस नहज गुज़ारिश पे कर मामला क्यों लाए? बिल्कुल। अब मैं आपसे भी एक चीज़ चाहूँगा कि जब यहाँ का एक कांग्रेसमैन या एक सेनेटर आके पाकिस्तान के लिए कोई गलत अल्फ़ाज़ों में उसको याद करता है, या इमरान खान की फ़ेवर में बात करता है और फिर पाकिस्तान को चंद एडवाइस भी दे दे डालता है, तो क्या पाकिस्तानी सेनेटर्स जो हैं, वो इस हद तक बेशर्म हो चुके हैं, माज़रत के साथ, कि वो डरते हैं कि कहीं हमें अमेरिका का वीज़ा नहीं लगेगा अगर हमने जो है इस कांग्रेसमैन या इस सेनेटर को जवाब दिया। हम क्या मैं अमेरिका में रहते हुए अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर से पूछ सकता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मुल्क के अंदर रशिया करे या कोई और कंट्री, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप लोगों, क्या ये मेरा मैसेज उन सबको उनको देंगे कि देखिए आप मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी बने, जैसे हम जो हैं मुहिब्ब वतन अमेरिकन हैं। अमेरिका के खिलाफ मेरे साथ कोई बुरी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, इसका अच्छा बुरा सब ओ करता हूँ। तो ये जी, क्या नहीं, बात है? जी, जी, इसी तरीके से हम समझते हैं कि कोई मुल्क, कोई मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकती, और इसका बेऐन ही बड़ा मुस्बत किस्म का जवाब हमारी पार्लियामेंट ने दे दिया है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इस सारे मसले पे एहतियात करनी होगी, क्योंकि उनको सोच समझ के हमारे मामलात के अंदर दखल देना चाहिए। तो आप इस बात को, जो यहाँ पे कांग्रेसमैन या सेनेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? मतलब अभी तो देखिए, आपने बता दिया, मैं चाह रहा हूँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर आप इमरान खान की मिसाल ले लेंगे, वो अ, वो किस उन्होंने किस तरीके से अमेरिका के बारे में गुफ्तगू की थी। उसके बाद उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम अमेरिका के साथ क्या करती रही है। ये बिल्कुल, बड़ी बचकाना ये बचकाना सी पूरा काम हुआ था। बिल्कुल, मतलब कि उन्होंने किया ये कि ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे, पर्चा हिला के, आपको पता नहीं है? वो पर्चा बिल्कुल, हिला के जो काम शुरू किया था उन्होंने अमेरिका के बारे में, बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका का नाम लेके किया था। और आज अगर अमेरिका इन हालात के अंदर पाकिस्तान के इस इश्यू के ऊपर बात कर रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन, तो भाई वो अपने इलेक्शन देखो ना भाई, तुम पहले। जी, आप सही साहब, आपके आज बैकग्राउंड से इंडिया, आवाज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. जी, जी, अच्छा, सही साहब, ये बताएँ कि आज जो कराची का मामला था, हमने देखा कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के जो है, उस पे भी काफ़ी शोर मचा हुआ है, जिस तरह के बिल आ रहे हैं। कल मैंने भी प्रोग्राम किया था इस पे कि अगर क बिजली का बिल जो है अगर इंटरनेशनल अदालत में लेके जाया जाए, तो वहाँ पर जो है ना, वो जो अपर लेवल के लोग हैं, वो बिहाइंड द जेल होंगे। आप किस तरह देखते हैं कि एक खुली बदमाशी है, अगर आप बिल देखें बिजली का, मैं अमेरिका में बैठ के उस बिल को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये किस चीज़ का भत्ता माफिया है? मतलब हमारे यहाँ भी बिल होते हैं, दुनिया में और जगह भी बिल लिए जाते हैं। ये कौन-सा बिल है जहाँ इतने किस्म के टैक्स लिए जाते हैं? आपने इसके बारे में पाकिस्तान की जो आला लोग हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं या दूसरे, कि ये के इलेक्ट्रिक की बदमाशी कब खत्म होगी? जी, देखिए आपने बड़ा मतलब एक
तो खुद इस बात का इजहार कर दिया कि बदमाशी। देखिए मैं आपको बताऊं के इलेक्ट्रिक का पूरा स्ट्रक्चर आप देखें, जिस अंदाज में ये चल रही है के इलेक्ट्रिक, ये एक बदमाशों का पूरा बहुत बड़ा ग्रोह तैयार हो, और वो पैसा खर्च करके, एक तो कोई शख्स अगर उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाएगा तो उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े वकला को इंगेज किया हुआ है, तो वो उनके साथ किसी के लिए अपीयर होने के लिए तैयार ही नहीं होते। बड़े वकला तो कोई तैयार नहीं होते। मैं खुद वकील हूं, मैं इस बात को बताता हूं। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे आ जाइए कि जिस अंदाज में देखें, हमारा जो सिस्टम कहता है कि 7 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कहीं नहीं हो सकती, और ये 18 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर तबाही का जो बुनियादी बायस है, मैं समझता हूं, मैं कन्विंस्ड हूं, और मैंने इस पर रिसर्च भी की है, हम काम भी कर रहे हैं और मजीद भी हम काम करेंगे। आईपीपी का जो किरदार है पाकिस्तान की तबाही में, सबसे बड़ा किरदार उनका है। और कराची में के इलेक्ट्रिक पानी के मसाइल का सबसे बड़ा पानी की सप्लाई पे जो सबसे बड़ा मसला है वो के इलेक्ट्रिक, इंडस्ट्री के बंद होने पे और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल मसाइल के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो के इलेक्ट्रिक। इसी तरह से आप के इलेक्ट्रिक को के जितने फेजेस को देखें, उन्होंने वहां के हजारों एम्प्लॉयज निकाल दिए, उन्होंने वहां की सारी लाइनों तांबा वांबा बेच के खा गए, उसकी अब प्रॉपर्टीज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इनको अगर इनको उठा के देखा जाएगा ना, कि इलेक्ट्रिक कराची के मसाइल क्या पाकिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार होगी। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। अब आपको मैं बताऊं, मैं साइट के इंडस्ट्रियल एरिया का एमपीए भी रहा हूं, एमएनए भी हूं। आज मैं आपको मैं बताऊं, वहां पे 1992 में, वहां पे 90s के अंदर 23 लाख लेबर होती थी, 24 लाख लेबर होती थी। आज 3 लाख लेबर नहीं है। फैक्ट्रियां अच्छा। बंद पड़ी हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस। कोई सोच ही नहीं सकता इस बात को। मैं समझता हूं कि कराची की तबाही के अंदर ये इलेक्ट्रिक का जो किरदार है, उसके बारे में कोई कलाम नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है। मैं समझता हूं इसके ऊपर तो अगर काम किया जाए, हमने रिसर्च की है उनके एम्प्लॉयज के साथ, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं, इनके जो जितने एग्रीमेंट्स हैं मैंने तमाम देखे। ये तो कोई एक एग्रीमेंट भी पूरा सामने नहीं ला सकते। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि हमारे साथ अगर इदनान है तो वो भी, क्योंकि कराची में है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके टिकटॉक ने और के इलेक्ट्रिक पे जब सवाल उठाए तो बाकायदा हमारी अदालतों ने उन टिकटॉकर्स को या उन व्लॉगर्स को बुला के तंबीह की कि आइंदा आप के इलेक्ट्रिक का नाम नहीं लेंगे। तो ये अदालतों को भी खरीद लेते हैं, ये जजेस को भी खरीद लेते हैं। अदनान, अगर आप हमारे साथ लाइन पे हैं तो प्लीज बताइएगा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आप कैसा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब। मैं इससे पहले भी इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिबेट कर चुका हूँ। मेरा कहना यह है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने मुआहदे के मुताबिक जो इजाफी बिजली प्रोड्यूस करनी थी वो इन्होंने बर वक्त की नहीं, जिसकी वजह से मजीद इन्होंने प्रोडक्शन के लिए जो है महंगा तेल खरीद के महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज भी ये लोग जो है वॉरफुट लेवल पे ग्रीन एनर्जी पे जाने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हमारा पावर डिवीजन या नेपरा इनको पाबंद करने के लिए तैयार है कि ये जल्द से जल्द जो है अपना जनरेशन का निज़ाम जो है वो पूरी दुनिया में जो है इस वक्त ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस पे काम हो रहा है, जबकि के इलेक्ट्रिक जो है मुसलसल मजीद वाफिर मकदार में पेट्रोलियम खरीदे जा रहा है, और जिससे ये बिजली जो है महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और महंगी बिजली दे रहे हैं। ये सरासर जो है माशी कत्ले आम जो इन्होंने बचाया हुआ है के इलेक्ट्रिक ने। मेरा ख्याल है अब इसको किसी भी सूरत पे हंगामी बुनियादों पे इनको लगाम देने की जरूरत है। इनका फौरी तौर पे जो है लाइसेंस मुअत्तल किया जाए, और मजीद जो है इनकी मोनोपोली पूरे कराची में जो इन्होंने लिया हुआ है कि इनके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जैसे पहले टेलीकॉम सेक्टर में एक टेलीकॉम ऑपरेटर होता था, उसके मनमाने रेट्स होते थे। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेलीकॉम कंपनियां हैं
जो सस्ते पैकेजेस दे रही हैं और आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो बहुत रिड्यूस हो चुकी है। इसी फॉर्मूले पे इनको फौरी तौर पे जो है कराची में मजीद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लाइसेंस देना चाहिए और इनकी मोनोपोली टर्मिनेट करनी चाहिए। और ये मुल्क की सलामती का मामला है आसिम साहब, ये मुल्क की सलामती का मामला है। इसको जो अभी नया इन्होंने एक दहशतगर्दी के खिलाफ आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है ज़रबे इस्तेकाम, मेरा ख्याल से उस ज़रबे इस्तेकाम में के इलेक्ट्रिक का भी नाम सर फहरिस्त होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह माशी कत्ल हो रहा है, आज भी कराची में कई हलाकतें हुई हैं। कराची का टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है वेदर, और वहाँ मजीद लोड शेडिंग 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से मेरे ख्याल से अप्रोक्स कोई 20-22 लोगों की जाने गई हैं। ये हटदर्मी है और मेरा ख्याल है अब इसमें मजीद जो है जितना भी डिले है वो और मजीद बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा इस शहर को, इस मुल्क को। मैंने देखा खबरों में सुना था कि अब तक 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो ये 3 दिन पहले का फिगर है 500, 3 दिन पहले का फिगर है 500 का, तो एक ने कंफर्म किया है। अच्छा अभी साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे नॉर्थ अमेरिकन जो नाजरीन हैं उनको ये बताएं आप कि एज ए कराची में आप MNA हैं, आप जब फेडरल इस्लामाबाद में बैठते हैं तो आप कराची के लिए क्या बात करते हैं, किस किस्म के डायलॉग्स होते हैं? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में हमने देखा है कि जब जॉब की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब आपकी टीचरों के हवाले से उनको हायर करने की बात होती है, जब यूनिवर्सिटीज के डीन जो हैं वो आज आप देख लें, और अगर आप 30 साल पहले चले जाएं तो आपको हर डीन जो है क्वालिफाइड बंदा मिलता था, आपको टीचर्स जो हैं बड़े अच्छे मिलते थे। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ प्रोग्रामों को कोट करके कहता हूं कि आज वो टीचर्स नहीं हैं, आज वो प्रिंसिपल्स नहीं हैं, आज यूनिवर्सिटीज को चलाने वाले जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं। तो आप इनको किस तरीके से इस्लामाबाद में डिस्कस करते हैं? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस्लामाबाद के कट के रह गई हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सही कहा कि जो सूरत हाल है बड़ी विगरगू है। असल में जो NFC के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है वो जाके सीधे सीधे पार्क हो जाती है CM हाउस के अंदर, तमाम CM हाउस के अंदर। और इस्लामाबाद में बैठ के तो हम ये भी सुनते हैं कि तख्ते लाहौर आप सुनते होंगे, साउथ पंजाब वाले रो रहे होते हैं और मुल्तान वाले रो रहे हैं, भावलपुर वाले रो रहे होते हैं कि सारा पैसा लाहौर में लगा दिया। सेम कैफियत यही है, यहाँ पे तो सारा पैसा कहीं पे भी नहीं लगता है कि वो आता है CM हाउस और फिर वो उड़ जाता है दुबई की तरफ। ये यहाँ कराची और सिंध का किस्सा ये मुख्तसर तरीन ये है कि यहाँ पे पैसा लगता नहीं है, कागज में तो लगता है। आप उठा के, मैं तो खुद सिंध असेंबली में रह चुका हूँ और अपोजिशन मैंने की है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कराची की तबाही की जिम्मेदार अगर के इलेक्ट्रिक भी है तो उतनी ही जिम्मेदार वहाँ की हुकूमत भी है। बिल्कुल पैसा मिलता है, वो पैसे देखिए, मैंने खुद सिंध असेंबली में मूव किया कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन लाओ, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना दिया, अवार्ड नहीं दिया। आप आज तकरीबन 15 साल से, जैसे पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत आई थी, उस साल से लेके अब तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दिया ही नहीं गया है। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के लिए तो दुनिया भर के झगड़े आप करते हैं और कहते हैं सिंध के ऊपर अजाब आया हुआ है, सिंध को पैसा नहीं मिल रहा, सिंध के मसाइल हैं। भाई तुम प्रोविंस को भी तो दो और उसी फार्मूले के तहत दो। हम तो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि NFC के में ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस सूबाई फार्मूले को भी फिट किया जाए और प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को प्रॉपर फंडिंग का वही फार्मूला इंप्लीमेंट किया जाए और फंड्स डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाए। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर आप कश्मीर के हवाले से देखें कि प्रोटेस्ट होता है, 3 रुपए बिजली कर दी जाती है, KPK का जो है वो वजीर आला जो है वो फुल बदमाशी पे, मतलब मैं तो उसे बदमाशी कहूँगा, कोई रोक टोक नहीं है। हम पंजाब की वजीर आला को देखते हैं, सुबह से शाम तक उनकी
कामों की जो है वो टिकटॉक बन रही होती है और वाकई वो काम भी कर रही हैं जिस तरीके से हमें हमारे तक खबर आ रही है। सिंध का वजीर आला कहाँ है, वो कहाँ है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखे हैं अगर हॉस्पिटल्स बने यहाँ पे कोई भी हुआ है उसमें या तो वर्ल्ड बैंक का काम है या ओवरसीज पाकिस्तानियों का काम है। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, उन हॉस्पिटल्स का जो भी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, असल में तो जरूरत होती है बेसिक हेल्थ यूनिट्स की। सिंध भर में बेसिक हेल्थ यूनिट्स तबाह हाल है। आप जाके देख लें, जिस जिले में चले जाएंगे आपको पता लग जाएगा। इन्होंने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए हैं, वो भी कमीशन के चक्कर के अंदर। चंद बड़े अस्पताल बना दिए, उनको पोर्ट्रे करते हैं। भाई आप देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर तबाह है, तुम्हारी जो बुनियादी तालीम के जराए हैं वो तबाह हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, मैं तो ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने तो जरदारी साहब के सामने भी मैं ये बात रखी है कि जनाब आप उठा के देखें किस तरीके से काम चल रहा है। तो उनको पता होता है जब आप जरदारी साहब से बात करते हैं कि सर ये बात है, ये चीजें हैं, तो उनको पता होता है, वो इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, हम कोशिश करेंगे कुछ क्योंकि आप नहीं वैसे आपको बताऊं, जरदारी साहब इन तमाम मामलात के अंदर बड़े जहांदीदा इंसान हैं। वो बहुत सोच समझ के पहले भी फैसले किए थे। अभी भी वो जिस मकसद के लिए अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान का, आप ये समझ लीजिए कि वो अगर वो जब ये सोच रहे होते हैं तो उनको ये सारी चीजें भी बैकग्राउंड में नजर आ रही होती हैं और इसके ऊपर उनको अमल करना होगा। और मैं पूरे वसूख से समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती है इस मुल्क के अंदर चलना तो उसको एमक्यूएम से मामला ठीक करने होंगे, उसको एमक्यूएम को साथ लेके चलना होगा, उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में माजी में वो चलते रहे। अब उनको इन रियल सेंस एग्रीमेंट करने होंगे। ऐसे एग्रीमेंट से मुराद मेरी ये है कि उनको अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एमक्यूएम और महाजरों को साथ लेके चलना चाहते हैं, कराची को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कराची में पठान भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, सबको लेके चलना होगा। और जिस तरीके से वो कराची पे अपना कब्जा जमा रहे हैं, चल नहीं सकता कब्जा। पीपल्स पार्टी डिलीवरी नहीं कर रही है तो उसका कब्जा कैसे सच्चा हो सकता है? बिल्कुल। मैं बस आखिरी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन एक आखिरी छोटी सी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। छोटा सा एक क्वेश्चन है कि ये अली शेखानी साहब जो हैं, उन्होंने, हमने देखा मीडिया पर आए हैं और उन्होंने के इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा कि जी मैं खरीद लेता हूँ। शोशा तो अच्छा था, लेकिन हो सकता है कि इसमें वो क्योंकि उनकी वर्थ तो इतनी नहीं है, ये तो बिलियंस का काम है, बिलियंस ऑफ डॉलर का काम है। आपको बताऊं, तो क्या कहेंगे? मेरा अपना एस्टीमेट है, मैंने वो देखा है, उनके बयानात मैंने देखे। मेरा अपना एस्टीमेट है कि ये 1000 अरब से कम का इशू नहीं। जो आज की के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है, 400 से 600 अरब की उसकी वैल्यूएशन है मेरे ख्याल में। सर्कुलर डेप्थ उनका 300 से 400 अरब का है। इस तरह से वो सब मिला मिलू के जो सारी चीजें हैं, वो 1000 अरब का इशू है ये। अगर वो इतने अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास इतनी चीजें, और वो जिस अंदाज में सोच रहे हैं, कोई 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होती है कि वो एक रफाई इदारे को कह रहे हैं कि वो मुझे मशवरा देंगे। जी बिल्कुल। ये मुझे भी ये लगता है। मैं चाहूंगा अदनान आप इस पे थोड़ा सा बस लास्ट कमेंट्स करें, फिर अगर आपके पास कुछ है इसके बारे में। अदनान हमारे साथ लाइन पे? मेरे ख्याल में नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ कि ये एक महज वो है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव देखता हूँ कि एटलीस्ट किसी ने बाहर रहते हुए इस मुल्क और इस शहर के बारे में सोचा। मुमकिन नहीं लगता, लेकिन उनका ये सोचना या उनका ये बयान देना शायद और मजीद पाकिस्तानी बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी के जो वहाँ पे बड़े जॉइंट्स हैं, उनका ये फैसला जो है वो सोच डेवलप करना, ये एक वाइब है और ये पॉजिटिव, मैं इसको एक पॉजिटिव वाइब लेता हूँ। दूसरी बात ये है कि अली शेखानी ले लें या कोई और ले ले, इसको इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग। एक बात लीगली मैं आपको बता दूं कि 2000
44 तक के लिए एग्रीमेंट इनका एक्सटेंड हो चुका है। 30 वाह। साल का ये किसने किया है? किया ये किसने किया? ये किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। गवर्नमेंट नहीं, ये कब हुआ है? कौन से ईयर में हुआ है? ये अभी एक साल, ये मेरे ख्याल में केयर टेकर के जमाने में हुआ है सारा। तो ये केयर टेकर तो ये कर ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू लॉ, इसको तो अदालत में जा सकते हैं। उन्होंने कर लिया, उन्होंने किया है, ये किया है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि बदमाश तो हमारे मुल्क में ही मौजूद है, जो कि जानबूझ के इस मुल्क को दबाना चाहते हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क के साथ ये बेइंसाफी कर। तो इसका मतलब है काकड़ साहब जिस काम के लिए लाए गए थे उन्होंने कर दिए। हाँ, बहुत सारे काम किए। अच्छा, चले हाफिज साहब, आपसे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूंगा लास्ट कमेंट्स हमारे नॉर्थ अमेरिकन नाजरीन के लिए। देखिए, मैं तो अपने भाइयों से जो पाकिस्तान के लिए ही पाकिस्तान से गए हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान की सोच और समझ उनके लिए पूरी तरीके से बदर्ज अतम उनमें मौजूद है। मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर वो ऐसे सोचें, वो हमारे जूते में पांव रख के सोचें कि वो कहां से काट रहा है, कैसे चल रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमें जरूरत है सिंसियर लोगों की। लोग आए थे बेचारे, इमरान खान के दौर में आए थे, उनके साथ जो हैंडलिंग हुई, मैं समझता हूं उसका नतीजा है कि आज पाकिस्तान के अंदर आने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। बिल्कुल। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं समझता हूं पेवस्ता शजर से उम्मीदें बहार रख, इंशाअल्लाह अज़ीज हम पाकिस्तान में वो हालात पैदा करेंगे और ये कराची से ही काम शुरू होगा, जिसके जरिए से लोग पाकिस्तान की तरफ आना शुरू करेंगे, पाकिस्तान के लिए देखना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला वो मेरे भाई जो गैर ममालिक में आबाद हैं, उनका पाकिस्तान से जो राब्ता है, जो मामलात हैं, मेरे तो बड़े दोस्त हैं। खास तौर पे मैं डीजे कॉलेज में पढ़ता था, मेरे बेशतर साथी डॉक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, और उनसे बात होती रहती है। मैं तो खुद समझता हूँ कि उनकी पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत, अकीदत और एहतराम है, अल्लाह ताला उनकी अकीदत, उन तमाम पाकिस्तानियों की अकीदत, एहतराम की हिफाजत फरमाए और उनको ये मौका दे कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। नाज़रीन, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हर सांस के बाद दूसरे सांस की उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ अपने मेहमान सैयद हफीज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ आए। आसिम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.